मेरा नाम अमन है। पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और दो छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज़ का मामूल बन गया था। मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहाँ से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज़ जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करते थे। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए। शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी,
एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी, और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी जहाँ से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रहे थे। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट लूँगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग 1 नंबर के बेवकूफ़ हैं। वो यहाँ से आने की वजह लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहाँ पर जाते हुए मज़ा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज़ की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज़ थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज़ लग रहे थे मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफ़ी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेज़ी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई।
फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नज़र आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे दादाजी की अपनी ज़मींदारी थी और वो गांव में एक आलीशान कोठी में रहते थे। नौकर चाकरों से भरी उस हवेली में बहुत सारे फलों के बगीचे थे। सड़क से थोड़ा अंदर आने पर एक बड़ा सा सींग द्वार
जिस पर दादाजी का नाम खुदा हुआ था। अंदर घुसते ही चारों तरफ मादक फूलों और फलों की खुशबू और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से लहराती हुई सड़क कोठी के द्वार तक आती थी। जब हम छोटे थे तब छुट्टी होने पर हम लोग दादाजी के पास रहने आ जाते थे। पापा हम लोगों के साथ दिल्ली में रहते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद हम लोगों का जाना भी बंद हो गया। पिताजी के समय से ही उपाध्याय जी उस कोठी के केयर टेकर थे। कोठी की देखरेख और दीगार जवाबदारी सब कुछ उन्हीं के कंधों पर थी। जो भी पैसा आता वो बैंक में जमा करवा देते हैं। दादाजी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उनकी कोठी को बेचा जाए। शायद यही वजह थी कि पापा जी ने अभी तक यानी कि अपने जीते जी उस कोठी का कभी सौदा नहीं किया। अब माताजी पिताजी के स्वर्गवास के बाद अपनी व्यापार की ज़रूरत के हिसाब से जब हमें विदेश में बसने की ज़रूरत महसूस हुई तो अपनी बाकी संपत्तियों को रखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होने पर उन्हें बेचने का दिल बना लिया। इसी वजह से मैं अपनी पुश्तैनी कोठी के लिए लोगों को बतला दिया। एक सेठ अपने फार्म हाउस के लिए उस संपत्ति को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते ही एक हफ्ते बाद का समय तय कर उपाध्याय जी को खबर दे दी। यथा समय पर हम दोनों यानी कि मैं और मेरी पत्नी हम लोग गांव जा पहुँचे। उपाध्याय जी ने कोठी के फाटक खोले, फिर तभी आवाज़ में कहा, बड़े मालिक इस कोठी को बेचने से मना करते थे और उनके सम्मान में आपके पिताजी ने भी कभी इस कोठी को नहीं बेचा। मैंने दिल में सोचा, कोठी बिकने से इसका काम चला जाएगा, शायद इसीलिए बोल रहा है। पर इसे बेचकर उपाध्याय जी को तकरीबन 5 लाख उनकी इतनी सेवाओं के लिए देना हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन कुछ भी उन्हें बतलाया नहीं था। रात में आराम की नींद सो अगली सुबह हम सरपंच जी के घर पहुंच गए, पर दोपहर तक भी वो सेठ नहीं आए। तब सरपंच जी बोले, बेटा शायद वो नहीं आएगा, उसे किसी ने तुम्हारी कोठी के बारे में बतला दिया होगा। बतला दिया होगा? पर क्या? सरपंच जी ने पहली बार अपना मुंह खोला। वो तुम्हारी कोठी सामान्य नहीं है, वो भूतों का अड्डा है। तो इस पर मैं बोला, हम दोनों तो कल रात वहीं पर थे, हमने तो कोई चीज़ महसूस नहीं की। वो हमें बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, पर जब हम नहीं माने तो वो अंदर गए और नीम की 2 छड़ियाँ ले आए। तो फिर बोले, बेटा तुम्हें बचपन से देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, या तो तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, नहीं तो ये छड़ी अपने पास ही रख लो, नहीं तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मैं रात का खाना खाकर अपने बिस्तर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। मेरी पत्नी सो चुकी थी। उस वक्त मेरी हाथ घड़ी में 12 बज रहे थे कि मैंने अचानक कमरे के बाहर बारामदे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। गांव का माहौल, रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, पर यह रोने की आवाज़ और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जैसे बंद हो गई। वो भी किसी वजह से डर के मारे रोने लगे थे। कुत्तों का रोना माहौल को डरावना बना रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। मैं जैसे ही उठकर जाने लगा तो मैंने अपनी कलाइयों की उंगलियों का दबाव महसूस किया। फिर अपनी पत्नी को बहुत ही फुसफुसाती आवाज़ में सुना, दरवाज़ा मत खोलना। मैं डर की वजह से जड़ हो गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से
जैसे मैं अपने होश में वापस आया। पहले दस्तक बहुत ही धीरे धीरे आ रहे थे, फिर उसकी तीव्रता बढ़ती गई और आखिर में लगने लगा कि जैसे दरवाज़ा टूट ही जाएगा। थोड़ी देर के बाद दस्तक बंद हो गई। हम दोनों अपने हाथ में सरपंच जी की दी हुई नीम की छड़ी लेकर धीरे से दरवाज़ा खोल कर निकले। तभी ऊपर से एक काली सी छाया मेरे ऊपर कूदी। मैं नीचे गिरा और उसने मेरी एड़ियों को अपने दांत में गड़ा दिया। मैं दर्द से बिलबिला उठा और पूरी जोर से चीखा। तभी मेरी पत्नी ने अपनी छड़ी से उस छाया पर जोर से प्रहार किया। शायद उस छड़ी की वजह से वो छाया हमसे एकदम से दूर हो गई और फिर हवा में कहीं विलीन हो गई। अब हम कमरे के अंदर आए और दरवाज़ा बंद किया। सुबह तक दोनों ने किसी तरह हनुमान चालीसा का जप कर काटा। केयर टेकर के आते ही हमने अपना सामान लेकर सरपंच जी के घर पर शरण ले ली। उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलावा भेजा। मरहम पट्टी करवा कर बोले, बेटा मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। आपके दादाजी की मौत के बाद एक परिवार ने उस कोठी को किराए पर लिया था। अगले दिन सुबह उनकी लाश आधी खाई हुई हालत में मिली। गांव वालों ने एक बड़े ओझा को बुलवाया था, जो सब कुछ देखकर समझकर बोला कि इस कोठी में कोई भी रह नहीं पाएगा। अगर कभी शाम के बाद अंदर जाने की कोशिश होती है तो नीम की छड़ी के अलावा ना जाएं। इसलिए मैंने आपको नीम की छड़ी दी, जिससे कल रात आपकी जान बच गई।